दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में नियमावली 2023 पर जितना भी केस किया गया था, सभी केस को एक साथ टैग करते हुए और उसका जो जजमेंट है वो जारी कर दिया गया है। और मैं आपको दिखा दूं, उसका कॉपी मेरे पास है। ये 17 पेज का जो जजमेंट है, इसमें क्या क्या बातें आप कही गई है, मैं आपको हर एक बात बताऊंगा। किन किन लोगों ने केस किया है, सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। और जितना भी केस है, सब केस को एक साथ कर दिया गया है। और इतना सारा केस करके इतना सारा पैसा खर्च करने से आप लोग को क्या हासिल हुआ है, ये भी हम लोग जानने का इस वीडियो में कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज बीपीएससी का साइट नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ समस्या थोड़ी सी आ रही है ओटीपी का। ओटीपी आसानी से नहीं आ पा रहा है, तो आप लोग लगातार 2 बार 4 बार 5 बार ट्राई करते रहिए। ट्राई करते करते ओटीपी आ जाता है और जल्दी जल्दी आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। वैसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो बढ़ेगा। आज के पेपर में भी इस बात की संभावना जताई गई है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इस डेट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम अपने डेट पे ही होगा। और मैंने कल भी आप लोग को वीडियो बना करके दिखाया था और बताया था। उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपने इतना लंबा वीडियो बना दिया और बताया ही नहीं कि बीपीएससी ने क्या कहा। तो आप लोग पूरा वीडियो को सुनते नहीं हैं, ध्यान से देखते नहीं हैं और कमेंट कर देते हैं। मैंने कई बार ये बात कही थी कि बीपीएससी ने यही कहा है कि आज भर रुक जाइए, कल से साइट काम करेगा। बस ये बात कई बार मैंने कहा उस 10 मिनट के वीडियो में। लेकिन आप लोग को क्या होता है, आते हैं, आगे पीछे किया, देखा, चलो ठीक है, कुछ भी नहीं है, वीडियो को स्किप कर दो। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी होती है तो ही बनाता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए ज़रूर। अब आइए बात करते हैं ये जो जजमेंट कॉपी आया है इसके बारे में। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जितना भी केस किया गया है सबको 85-13 के साथ एक साथ टैग कर दिया गया है। और सबों केस में जो मेन डिमांड था इन लोगों का, देखिए 17 पेज का है, मैं आपको पूरा पेज बताऊंगा, पूरा दिखाऊंगा कि क्या क्या बात इसमें कही गई है। इस 17 पेज में जितने भी लोगों ने केस किया, खास करके नियमावली को लेकर के और इस एग्ज़ाम को रद्द करवाने के लिए, उन सबों का केस एक साथ टैग किया गया है। और आप लोग ये बात जानते हैं कि माननीय न्यायाधीश ने साफ कह दिया कि हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितना सारा केस है, सबों का केस नंबर यहाँ पे और किन लोगों ने किया है। देखिए, पहला केस 85-13 प्रवीण कुमार। इसके बाद देखिए प्रारंभिक शिक्षक संघ है। इसके बाद देखिए ये भी कोई शिक्षक संघ है। इसके बाद देखिए प्रभाकर रंजन, ये शायद बंटी कुमार का केस है। इसके बाद भी देखिए अशोक कुमार सिंह, कुमार सत्यम, ये तो मतलब इतना बड़ा दलाल है, इतना बड़ा घाघ आदमी है। इसके बारे में अगर आपको सच्चाई बताऊं तो हाई कोर्ट में जब ये लोग ये बुरी तरह से हार चुका है, तो अब ये षड्यंत्र रच रहा है कि हमें कैसे भी करके ये बहाली नहीं होने देना है। मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ। ये इंसान इस फिराक में लगा हुआ है कि मेरा तो जॉब नहीं होगा, मैं किसी का जॉब नहीं होने दूंगा। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग इस इंसान से फ़ोन करके पूछिएगा कि क्या आप इस षड्यंत्र पे, इस रास्ते पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो इसी रास्ते पे काम कर रहा है कि अब क्योंकि हाई कोर्ट के नाम पे चंदा मिलना बंद हो गया, तो अब ये इंसान सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, जैसा कि मैंने कहा था जिस दिन जजमेंट आया था उसी दिन मैंने कहा था कि अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम पे चंदा मांगेंगे। और ये इंसान इसमें बहुत आगे बढ़ चुका है, पूरा ग्रुप बन चुका है, डेली वीडियो चैट हो रहा है, डेली उसमें डिस्कशन हो रहा है। और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप लोग फॉर्म नहीं भरिए, तैयारी नहीं कीजिए, सुप्रीम कोर्ट केस के लिए पैसा दीजिए। और जो लोग इस बात को सुनते हैं, जो बात लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसको तो मैं यही कहूँगा, आप लोग एकदम मूर्ख नहीं, बैल किस्म के इंसान हैं जो लोग इस इंसान का समर्थन करते हैं। इसके आगे भी अगर आप देखेंगे तो साकेत रोशन, मतलब कि जितना भी केस किया गया है खास करके नियमावली पे, सभी केस को एक साथ डाल दिया गया है। और अब आगे भी मैं आपको बता दूं, जितना भी केस होगा खास करके नियमावली 2023 पे, सब केस में कुछ नहीं होगा, इसी जजमेंट का कॉपी अटैच होता जाएगा। ज़रा अब आप लोग सोच के देखिए कि कितनी, मतलब कि एक तरह से कहिए आपका पैसा किस तरह से पानी की तरह बहाया गया। यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े वकील हैं जिनको रखा गया। एक एक वकील का फीस यहाँ पे 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया है। तो इतना ज़्यादा पैसा पानी की तरह बहाया गया। और ये पैसा जो पानी की तरह बहा है, इसमें से एक भी
केस करने वाला का पैसा नहीं भाई। आप देख सकते हैं जो भी नाम देख रहे हैं रिस्पोंडेंट वकील में सब बड़े बड़े नाम हैं, क्योंकि इन लोगों को आसानी से आप लोग चंदा दे देते हैं। और मैं आपको फिर से आगाह कर रहा हूं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट पटिशनर के नाम पे 5-5 हज़ार रुपया दिए हैं या देने का प्लानिंग कर रहे हैं, मूड बना रहे हैं, दोस्तों आपका पैसा भी पानी में जाएगा। इससे अच्छा है पैसा ज़्यादा है तो किसी गरीब को दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, किसी इंसान को 2-4 किताब कॉपी खरीद के किसी गरीब बच्चे में बांट दीजिए, वहाँ पे आपको पुण्य होगा। अगर नहीं कुछ हो, चले जाइए, सावन का महीना है, बाबा के दरबार में वहाँ बहुत सारे भिखारी बैठे रहते हैं, पैसा एक्स्ट्रा है तो वहाँ दान करके आ जाइए, भगवान से आशीर्वाद लीजिए, कुछ ना कुछ पुण्य मिलेगा। इस तरह के दलालों को अगर आप पैसा देते हैं कुछ नहीं मिलेगा। मैं 110% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो लोग 5-5 हज़ार दे करके पटिशनर बन रहे हैं, आपको भी जजमेंट के बाद यही सुनने को मिलेगा कि दोस्तों भाइयों, मेरे फलाना मेरे ढिमकाना, मैंने जी जान से काम किया और हम लोग कुछ नहीं मिला, सरकार ने चाल चल दिया। और सरकार का चाल क्या चलती है ये आप लोग को भी पता है। इसीलिए जिन लोगों ने पैसा दे दिया है वापस तो किसी को नहीं मिलेगा। आप मांग के देखिए, लेकिन पैसा वापस नहीं होता है। चंदा का पैसा कभी भी आप वापस नहीं कर सकते हैं, केस नहीं कर सकते हैं इनके ऊपर। इसीलिए ये लोग चंदा के नाम पे आपसे पैसा लेते हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया है अभी भी आप पैसा बचाइए, सही जगह यूज कीजिए, इन लोगों को मत दीजिए। ये मेरा पर्सनल सोचना है, सजेशन है, बाकी आपका पैसा है। आप गरीबों में दान करें या फिर कहीं गंदी नाली के किराए में, गंदी नाली में जाकर पैसा अपना फेंक दें, आपको ये डिसीजन लेना है। खैर देखिए, आते हैं ये जो ऑर्डर आया है, इस पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओरल ऑर्डर। ये फाइनल ऑर्डर नहीं होता है, केस अभी इनका चल रहा है। नेक्स्ट जो इन लोगों को डेट दिया गया है वो दिया गया है आपको 22 अगस्त को। 22 अगस्त को इस केस को फिर सुना जाएगा। लेकिन तत्काल जो इन लोगों का मांग था कि इस बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, इसको नहीं लगाया गया है। अच्छे से इस केस में डिस्कशन हुआ है, पूरा लंबा में। आप अगर कहेंगे कमेंट कीजिएगा वीडियो में, तो मैं आपको इसका हिंदी भी दे दूंगा और एक एक लाइन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको हिंदी में समझा भी दूंगा। लेकिन ये तब करूंगा जब आप लोग चाहेंगे, तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका हिंदी भी दे दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा या फिर इसको ट्रांसलेट करके भी एक मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सीधे कि इस पे जो बातें इसमें देखिए 17 पेज जो है लास्ट में कोर्ट का जजमेंट है, बाकी बीच में किस किस ने अपना अपना पक्ष रखा और अपने अपने पक्ष में किसने क्या कहा। हर वकील की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा गया और साथ ही साथ जो सरकारी वकील थे, आपको पता है पीके शाही हैं और एक कोई भी गिरी करके हैं, उनका नाम इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इन दोनों ने अपनी सरकार का पक्ष रखा और कहीं ना कहीं उन्हीं के पक्ष से कन्विंस होने के बाद जो माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाईकोर्ट के, उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो आपको यहाँ पे लास्ट पॉइंट में देखने को मिलेगा कि उन्होंने क्या कहा। तो सीधे मैं आपको वो दिखाता हूँ। बाकी ये चीज़ें भी अगर आप जानना चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं इसका आपको हिंदी भी अवेलेबल करा दूँगा। देखिए, सबसे लास्ट जो पॉइंट यहाँ पे है ये है आपका पॉइंट नंबर 18। देखिए, इसमें जो जजमेंट है वो मेन है, तो इसका मतलब समझना मेन ज़रूरी है कि क्या कहा है माननीय न्यायाधीश ने। ये इसलिए जानना जरूरी था कि आगे से आप लोग किसी भी केस करने वालों को पैसा न दें और समझें कि किस चीज़ का समर्थन करना है, किस चीज़ का विरोध करना है। कहीं ना कहीं इसी केस के भरोसे आप लोग बैठे हुए थे, जिसका ये हश्र हुआ है आज कि इतना दिक्कत हो रहा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनका NCL नहीं बना था, किसी का आवासीय नहीं बना था, किसी का EWS नहीं बना था, इस कारण से बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे बैठने वाले लोग 2 से 4% है, लेकिन 98% लोग इसी केस के इंतजार में बैठे हुए थे कि केस आएगा, बहाली नहीं हो पाएगी। खैर देखिए, इसमें कहा गया है द रूल ऑफ 2023 न्यूली फ्रेम, जो अभी नया बना है, इज इन सप्रेशन ऑफ अर्लियर रूल्स मैंशनड इन क्लॉज 19 रूल 19(1), जो कि मेंशन है। देखिए आगे कहा गया है न्यू रूल्स, वी फाइंड नो रीजन टू इंटरफेयर विथ रूल्स ऑफ 2023 ऑन द ग्राउंड रेज्ड और द एक्सरसाइज नाउ इनिशिएटेड बाय स्टेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर टू द वेरियस स्कूल अंडर द, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग, अंडर द गवर्नमेंट एंड रिजेक्ट द एप्लीकेशन प्रेइंग फॉर इंटरिम स्टे। यानी कि सीधा सीधा समझिए, मैं आपको अगर एक लाइन में इसका मतलब बताऊं तो माननीय न्यायाधीश महोदय का ये कहना है कि जो नई नियमावली आई है और उसके तहत जो बहाली की जा रही है और इसको रोकने के लिए जो भी तर्क दिया गया है उसको सुनने के बाद द कोर्ट का ये मानना है कि हमारे पास कोई भी
ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके आधार पे हम इस नई बहाली प्रक्रिया को, जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया सरकार ने शुरू किया है, उसको हम स्टे कर दें। और इसीलिए हम इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। किस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं? रोक लगाने के लिए जो एप्लीकेशन दिया गया है उसको रिजेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी कहते हैं कि आप आगे इसका हियरिंग करवा लीजिए। और देखिए, जितना भी केस किया गया सबको एक साथ कॉपी पेस्ट करके एक ही जजमेंट सब में लगा दिया गया, यानी कि लाखों लाख रुपए एक एक केस के नाम पे कम से कम 5-5, 7-7 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ और सारा पैसा आपका गया पानी में। आगे भी अगर आप किसी केस करने वाले को पैसा देते हैं तो आपका पैसा पानी में जाएगा। अब देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं ताकि आप लोग को बातें याद रहे। शुरुआत कीजिए शुरू से। सबसे पहले मेरिट नॉट इन मेरिट हुआ, आप लोगों ने नॉन मेरिट वाले कुंदन को चंदा दिया, पैसा उसको मिला लगभग 12 से 15 लाख रुपया। उस पैसे से क्या हुआ, जाके वो मुखिया का चुनाव लड़ता है। उसके बाद पटना में ही कंसल्टेंसी खोल लेता है। उसके बाद पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसी पैसे से घूस दे करके ये शिक्षक बन बैठे। इसके बाद एंट्री होता है मेरिट की तरफ से आलोक श्रीवास्तव जी का। उन्होंने भी अच्छा खासा चंदा कलेक्ट किया, लगभग 8 लाख के लमसम का चंदा उनके पास भी है। और उनके केस में भी कुछ नहीं हुआ। उनके जहाँ तक मुझे पता उन्होंने केस किया, हियरिंग भी हुआ, 1-2 हियरिंग हुआ और केस डिसमिस हो गया। केस में कुछ नहीं मिला। आप लोगों को सोचना चाहिए, जब इतना वैलिड डिमांड था वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो फिर ये आलतू फालतू नियमावली के खिलाफ केस करके आप क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं होने वाला है। वो पैसा भी गया पानी में। इसके बाद फिर एंट्री हुआ अनिल भाई का। अनिल भाई ने भी पूरा जी जान लगा दिया, पूरा चिल्पो मचाया कि हम सबको 500 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और दिक्कत आप लोगों के साथ भी यही है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी एक तरह से बात सुन के आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और आप लोगों ने बढ़ के पैसा दिया। उसने भी केस किया, आंदोलन भी किया, लगभग 3-4 लाख रुपए के लमसम वो भी कमा करके साइड हो गया। इसके बाद जब वो चला गया, इसके बाद अब नए नए लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो प्राथमिक वाले हैं उनको भी लग रहा है कि जब STET में माध्यमिक उच्च माध्यमिक में इतना कम स्टूडेंट होने के बाद लोग लाखों कमा रहे हैं तो हम लोग तो प्राइमरी वाले हैं, प्राइमरी में तो और संख्या लाखों में अभ्यर्थियों की ही है, तो कलेक्शन तो वो लोग 10 लाख 15 लाख आराम से कर लेते हैं। अभी देखिए आप सत्यम कुमार को ही, मतलब ये लाखों में चंदा ले लिया ये इंसान। और यही नहीं, उसके बाद आप देख लीजिए बंटी कुमार को, मतलब कि ये मैं आपको बता रहा हूँ जो भावी हैं। बाकी जो शिक्षक संघ है वो क्या कर रही है उनका अलग मैटर है, हमारा अलग मैटर है, लेकिन फिर भी जो भावी है उसमें आप देखिए किस तरह से बंटी कुमार अलग लूट के ले गया। जब उसने देख लिया कि कुंदन कुमार इतना लूट लिया, इतना मतलब लगभग 10 लाख 12 लाख लूट लिया, तो बंटी कुमार को लगा कम से कम 5 लाख 4 लाख तो हम भी लूट सकते हैं। लगभग 25 से ऊपर 20-25 पैटिशनर देखेंगे आप सभी के केस में है, और एक एक पैटिशनर से ये लोग 4,000-5,000 रुपया लेते हैं। तो अब जरा सोच के देखिए, सिर्फ बंटी कुमार के केस में अगर 25 पैटिशनर है तो 25 गुने 4 कर दीजिए, 4,000। आप सोच सकते हैं कि कितना पैसे का कलेक्शन होता है सिर्फ पैटिशनर के नाम पे। इसके बाद हर ग्रुप में QR कोड घुमाया जाता है, वहाँ से कितना कलेक्शन ये लोग करते हैं। सेम तरीके से सत्यम कुमार कलेक्शन किया है, और अभी फिर सेकेंड स्टेप में किस तरह से कलेक्शन किया जाए इसमें भी ये लगा हुआ है। और यही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो गुप्त रूप से भी लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंदोलन के नाम पे चंदा दीजिए। खैर फिर से ये बात हो जाएगा, वही बात दोहराने वाली बात, लेकिन अभी भी आप लोग समझिए। और मैं फिर से एक बार आप लोग को आगाह कर दे रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट केस के नाम पे 5-5 हज़ार रुपये का चंदा दे रहे हैं, भी वक्त है, अपना पैसा सेफ रख लीजिए। इस केस में भी कुछ नहीं होना। 2 मिनट आप ज़रा सोच के देखिए कि STET 19 जिसको कि सरकार ने पात्रता परीक्षा बना दिया है, तो अब ऑफिशियली वो पात्रता परीक्षा ही है। सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, आप क्या कहिएगा कि हम एक पात्रता परीक्षा दे करके आए थे, सीट के बराबर हमारा रिजल्ट आया था और अब हमारी बहाली चाहिए। तो वहाँ पे जो भी लोग होंगे वो सीधे कह देंगे आपसे कि आप पात्रता परीक्षा दे के आए थे, और पात्रता के नाम पे आप नौकरी कभी भी नहीं मांग सकते। इस बात को समझिए। जो मेरिट वाले पटना हाईकोर्ट में केस हार गए, मेन पॉइंट ही यही था कि पात्रता के नाम पे आप पात्रता परीक्षा के आधार पर आप नियुक्ति नहीं मांग सकते। आपने SSC का एग्ज़ाम नहीं दिया था, BPSC का एग्ज़ाम नहीं दिया था, आपने STET दिया था। ये बात को आप लोग को समझना पड़ेगा। और
यही एक पॉइंट है जिसके कारण मेरिट वाले हार गए। तो मेरिट वालों का पॉइंट बहुत वैलिड था। और फिर से अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए असंभव चीज़ है, लेकिन मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में आप केस जीत गए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि जितने भी 30,000 लोग हैं आप इनको नियुक्ति कीजिए या नियोजन कीजिए। नोटिफिकेशन में तो नियोजन था, सरकार काउंटर देगी कि सर हमने तो नियोजन प्रक्रिया ही बंद कर दिया, अब तो हम नियुक्ति करने जा रहे हैं और नियुक्ति के लिए हमने बीपीएससी का फॉर्म भरा निकाल दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे सीधे कह देगी कि ठीक है भैया, आप लोग भी जाइए बीपीएससी का फॉर्म भर के नियुक्ति ले लीजिए। तो आपको घुमा फिरा के, ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप लोग केस जीत जाएंगे, बाकी केस जीतने का 0% चांस है, पैसा आपका डूबेगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, किसी को भी 1 पैसे का भी चंदा नहीं दीजिए। हाँ, करना बस ये है, बीपीएससी का फॉर्म भरिए, मन धन तन लगा करके तैयारी कीजिए और सरकार एडमिट है, एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगी, देर सवेर बहाली भी हो जाएगी। धन्यवाद।